everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Monalisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम देख रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हमने लास्ट क्लास देखा था इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर आपको किसी में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के जरिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी टैब में गिवन है एंड टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज हम देखेंगे हम कन्वर्टेड डे सिस्टम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो हेडिंग दीजिए हाइब्रिडाइजेशन इन कन्वर्टेड डे सिस्टम। बट हाइब्रिडाइजेशन in converted D system. Okay, so क्या hybridization in converted D system. अगर मैं let's take an example cobalt का क्या होगा configuration D7 3D7 4s2. Okay, so if cobalt 2 plus is present, then क्या होगा 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देन आएगा 3d7। ओके, दिस इज, हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट। एंड हम कन्वर्टेड एब्सोल्यूट सिस्टम है ये। हम कन्वर्टेड सिस्टम कैसे देखते हैं, ये देखिए, इफ यू हैव आयरन का क्या होगा 3d6 4s2। अगर मैं आयरन +1 के बारे में आपको बताऊं तो Fe प्लस इज 3d6 4s1 होना चाहिए, बट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू d7 3d7। ओके, सो दिस इज कन्वर्टेड सिस्टम। ओके, यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज कन्वर्टेड सिस्टम। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या, आयरन +1 की होना चाहिए 4s1 3d6, बट ये होता क्या है 3d7। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड सिस्टम ऑफ आयरन प्लस। ओके, सो उसके कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। सो d6 s1 इज Fe, हमें होना चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। मतलब हम इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि आयरन को 3d6 4s1 होना चाहिए, बट एक्चुअली में होता क्या है d7 कॉन्फ़िगरेशन होता है एंड Fe प्लस का। सो दिस इज कन्वर्टेड सिस्टम। ऐसे होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 and 7 and S will be empty and P will be empty। और ये कब होता है, this will happen in presence of specific ligands। This will happen in presence of specific ligand। specific ligand के presence पे ये D7 का configuration change होगा, specific ligand। ओके, आप देखते हैं कि ये कब होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं आयरन H2O5 NO की, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज FeH2O5 NO2+। ओके, इट इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। सो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe की +1 है। ओके, एंड ये तो +2 होल चार्ज +2, सो Fe प्लस का होना क्या चाहिए, वी हैव एक्सपेक्टेड 4s1 3d6, बट इन प्रेजेंस ऑफ द लिगैंड, बट इन प्रेजेंस ऑफ these ligands यानी कि H2 and NO,
presence of these ligands, Fe plus 1 becomes D7 and SD pairing takes place, and SD pairing decreases the number of unpaired electron in SD pairing decreases. ये जो SD pairing होगा, ये SD pairing होकर जो 3D7 बनाएगा, that is called SD pairing. ये SD pairing number of unpaired electron को decrease कर देगा, क्योंकि अगर 4s1 में होगा तो एक और unpaired electron आ सकता था, but 3D में भी एक unpaired electron होता है, 4s में भी एक unpaired electron होता है, but due to the SD pairing the unpaired electron decreases. SD pairing decreases the number of unpaired electron. Unpaired electron. अब एक और converted D system की देखते हैं. It's a converted D system in coordination number 6 पे ये था. अब हम देखते हैं coordination number 4 में कैसे converted D system होता है. The example is NiCO4. It's coordination number 4. Since cobalt is not cobalt, Ni is present, that is CO ligands, and it is a pi acceptor ligand, carbonyl, and a strong ligand. It can bind metal in its oxidation state. It is a pi acceptor ligand. It is pi acceptor ligand. And ये देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे 0 है. That as it is a pi acceptor ligand and strong ligand, and a strong ligand, so it can bind metal in its oxidation state 0. Oxidation state 0. Okay. So NiCO4. So oxidation state क्या है इसका, 0 है. That implies ये क्या है, 4s2 3d8 होना चाहिए. But in presence of CO, but in presence of 4CO ligand start approaching SD pairing. In presence of 4CO ligand, SD pairing occurs. SD pairing occurs. So it will get converted into, क्या होगा, 3D10 हो जाएगा. तो इसका भी अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, this is D10 system and the unpaired electron, and it is converted D system. ओके, आपको क्या मिला, एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स मिला जिसमें कन्वर्टेड डी सिस्टम होता है, एंड इट्स NiCO4 जिसमें कन्वर्टेड डी सिस्टम होता है. एक और एग्जांपल देखिए, क्या है, NiCN4 गिवन है. इफ यू हैव गिवन NiCN4 4 माइनस, इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, निकल की 0 होगा, बिकॉज Cn माइनस का -4 है, -4 एंड ये -4. सो ये कैंसिल हो जाएगा. Ni का क्या आएगा, 0 आएगा. तो Ni0 मीन्स इट इज 4s2 3d8 होना चाहिए. बट इन प्रेजेंस ऑफ 4Cn, ये भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. So it can pair up, ये pair up हो जाएगा, pairing up हो जाएगा.
So in presence of 4Cn minus, ये क्या होगा, SD pairing occurs and SD pairing होकर क्या हो जाएगा, it will get converted into D10 3D10 system. ओके एंड अगर D10 सिस्टम होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D तो कंप्लीटली फील्ड है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ओके अब एक और एग्जांपल देखते हैं. NiCN4 2 माइनस, इसका क्या होगा, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं. x minus 4 is equal to -2, x equal to -2 4 plus and it is +2. okay so इसका क्या हुआ, +2 हुआ, तो ni +2 क्या आएगा, 4 is 0, 3d 8 सिर्फ 3d 8 यानी कि ये नहीं होगा. और CN4 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मींस पेयरिंग अप होगा, पैर अप होगा तो क्या होगा, ये DsP2 इनर d ऑर्बिटल यूज करेगा, दैट इज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आपका आएगा. स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स. एक और एग्जांपल देखिए, FeCO4. मैं आपको जस्ट एग्जांपल के जरिए समझा रही हूँ कि कब हो रहा है एंड कब नहीं हो रहा है. I hope you guys have understood this. Okay, let's see this example. FeCO4 2 minus. It's also called Coleman reagent. Coleman's reagent. Okay, it is also called Coleman's reagent. और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe की, इसमें Fe2 माइनस है. देखिए मेटल का माइनस पे प्रेजेंट है, तो फिर क्या आएगा, 2 माइनस तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए हम क्या लेंगे पहले, मतलब हम कंसिडर क्या करेंगे, Fe जब 0 स्टेट में होता है क्या होगा, 4s2 3d6 होगा. बट यहाँ पे क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d8 हो जाएगा. एंड यहाँ पे क्या है प्रेजेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. यहाँ पे क्या है, 4 CO है, 4 CO लिगैंड है, 4 CO लिगैंड है, तो ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये SD पेयरिंग कर देगा, तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू D10 3d10. 3d10 अगर कन्वर्टेड हो जाएगा तो sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझिए इसको. ये देखिए पहले क्या था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट हमें -2 के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जब Fe सिर्फ आयरन एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका क्या होगा, 4s2 3d6, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा, इसमें तो वैकेंट नहीं है, D वैकेंट है, तो D में ऐड होगा, D में ऐड होकर ये बनाएगा 4s2 3d8. बट हियर 4CO ion is present, or 4CO ligand is present, so ये strong field ligand है, due to strong field ligand SD pairing होगा, and due to SD pairing ये क्या हो जाएगा, converted system पे कन्वर्ट होगा. तो अगर D10 होगा, D तो वैकेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा, हाइब्रिडेशन में कौन इन्वॉल्व होगा, sp3 इन्वॉल्व होगा. तो sp3 अगर होगा तो ज्योमेट्री क्या आएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा. एक और एग्जांपल देखिए, FeCN4 H2O whole twice 2 minus. ओके, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये बहुत इजी है. आपको क्या निकालना होगा, Fex -4 is equal to -2, तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 आएगा. इफ Fe2 plus is present, then क्या होगा, आपका Fe का क्या, 4s2 3d6, ये आएगा सिर्फ 3d6, ये तो कॉन्वर्टेड सिस्टम नहीं हो सकता. तो ये देखिए, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट CN4 है
and H2O 2 लिगेंड है, CN 4 लिगेंड है, तो इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पैरिंग होगा, तो पैरिंग होकर क्या बनाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि होगा आपका 6 लिगेंड से, यानी कि डी आपका, अगर ये देखिए अगर D6 होना चाहिए, D6 में पेयरिंग होगा, तो फिर पेयरिंग होकर क्या बनाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये दो वैकेंट है, ये तो क्या होगा D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, दैट इज योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, यहाँ पे आपका खत्म हुआ VBT। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या देखा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन देखा, एंड अब कन्वर्टेड डी सिस्टम का भी देख लिया। एंड VBT इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जो कि है ये पहले मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट करता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता है, देन ये आपको हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करता है। बट हमें तो हमेशा मतलब डेटा के अनुसार हमें हमेशा ही मैग्नेटिक मूवमेंट गिवन नहीं होगा, तो हम एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को देखकर कैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो हमें इट इज द ड्रॉबैक ऑफ VBT, एंड VBT के बाद हाइब्रिडाइजेशन का एक्सप्लेन किया किसने, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। It is also very important concept, CFT, that is crystal field theory. Okay, this is crystal field theory. So crystal field theory क्या कहता है, according to CFT, complexes are created by presence of metal cations in the voids formed by anions and or dipoles. Okay, just a second guys, just 1 minute, I have to do something. Okay, it's done. हम क्या देख लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। So according to CFT, complexes are created by presence of metal cations in the voids formed by anions and dipoles. तो VBT क्या कहता था पहले, CFT क्या कंसिडर करता है, CFT कंसिडर करता है चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को, एंड ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड करता है। बट VBT कहता है कि द इंटरेक्शन इज कोवेलेंट, बट CFT कहता है कि जो उनका अप्रोच होगा एनायंस एंड कैटायंस का, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से होगा, बट द इंटरेक्शन जब पास में आकर जो इंटरेक्शन करेंगे दैट इज कोवेलेंट इंटरेक्शन। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो लिखिए, अकॉर्डिंग टू CFT, according to CFT, metal ion is a stationary charge while ligands are
moving according to SIP, the metal ion is a stationary charge while ligands are moving charge. Approach the metal ion from infinity. CFT क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू CFT मेटल आयन इज स्टेशनरी चार्ज, जो मेटल है वो एक स्टेशनरी चार्ज है और लिगेंड्स जो नेगेटिव लिगेंड्स है वो दे आर नेगेटिव न्यूट्रल लिगेंड्स, दे आर मूविंग चार्जेस अप्रोचेस फ्रॉम इंफिनिटी, दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल फ्रॉम इंफिनिटी। इसको अच्छे से समझिए। If this is your axis, that is x, y, z axis, okay, जब मेटल आएगा, जब लिगेंड्स आएगा एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तब व्हेन अप्रोच 6 लिगेंड्स फ्रॉम द अप्रोच from the centers or from the face center of the cube. If ये देखिए ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, ये एक फेस सेंटर है, ये नीचे का फेस सेंटर है, ये ऊपर का फेस सेंटर है, सो हमारे पास 6 फेस सेंटर है, 6 फेस सेंटर है, ओके, 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर है। तो जब ये 6 फेस सेंटर से लिगेंड अप्रोच करेंगे ऐसे, तब क्या होगा, ये ऊपर से ये नीचे से, ओके, तब क्या होगा, ये बीच में क्या होगा, मेटल प्रेजेंट होगा, तब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। तो ये लिखिए, एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, an octahedral complex is formed by approaching 6 ligands from the centers of the फेस ऑफ द क्यूब। जब आपका क्यूब के 6 फेस डायरेक्शन में लिगेंड अप्रोच करेगा तब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द CFT, ओके, फेस ऑफ द क्यूब। And the metal orbital axis lies along the faces of the cube, hence they interact. और जो metal orbital के axis होंगे वो क्या होगा, lies along the faces of the cube. उसका orbital के axis तुम्हारा फेस जो क्यूब है उसके फेस के डायरेक्शन पे रहेगा, that's why hence they interact. The metal orbital axis lies along the faces of the cube, hence they interact, okay, that is explained by CFT. तो अब हम पहले देखेंगे कितने टाइप के फील्ड है, टाइप्स ऑफ फील्ड और टाइप्स ऑफ लिगैंड, दैट इज द फार फील्ड लिगैंड एंड नियर फील्ड लिगैंड। तो कैसे होता है ये, उसके बाद हम इंटरेक्शन देखेंगे, इंटरेक्शन के बाद कैसे डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है वो हम देखेंगे, ओके। So types of field or ligand, तो एक क्या है, एक होगा फार फील्ड की वजह से,
एंड दूसरा होगा नियर फील्ड की वजह से, दैट इज नियर फील्ड। ओके, फार फील्ड जो होगा उसका सिमेट्री क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्री होगा। एज सीएफटी क्या कंसीडर करता है, लिगेंड्स पॉइंट चार्ज व्हेन अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेटल और नेगेटिव चार्ज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कैटायन, पॉजिटिव चार्ज और एनायंस अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कैटायंस। सो लिगेंड एज अ पॉइंट चार्ज अगर कंसीडर करता है तो फार फील्ड में क्या होगा, जब बहुत डिस्टेंस में होगा, इंफिनिटी में होगा, तो इट हैज स्फेरिकल सिमेट्री, फार फील्ड। सो ये क्या होगा, स्फेरिकल सिमेट्री। ओके, जब नियर फील्ड में होगा इट हैज ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। ये जो स्फेरिकल सिमेट्री है दैट इज एक्सियल एंड नॉन एक्सियल हो सकता है according to the orbitals experience of the field, orbital experience the field equally. Okay, और क्या होगा जब स्फेरिकल सिमेट्री होगा, मीन्स ये बहुत डिस्टेंस में है, तो अगर बहुत डिस्टेंस में होगा तो एक्सियल एंड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एक्सपीरियंस द फील्ड इक्वली, वो सब सेम ही फील्ड अपने ऊपर डेवलप करेंगे, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। In case of far field में क्या होगा, axial and non-axial orbitals experience the field equally। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, इसके एक्सियल ऑर्बिटल में जितना फील्ड एक्सपीरियंस होगा, नॉन एक्सियल में भी उतना ही फील्ड एक्सपीरियंस होगा। पहले तो डिस्टेंस में थे, ये पॉइंट चार्जेस थे, अब पास में आएंगे तो इंटरेक्शन करेंगे, तो इंटरेक्शन में कितने टाइप का इंटरेक्शन होगा, पहले क्या था, ये मेटल था कैटायन, ये लिगेंड था एनायन, ये बहुत डिस्टेंस में था, अगर बहुत डिस्टेंस में होगा तो ये दिस इज ए पॉइंट चार्ज मींस इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री। अगर स्फेरिकल सिमेट्री इसमें तो बहुत डिस्टेंस है ना, सो इसका ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल और लिगेंड का एक्सियल ऑर्बिटल जो भी होगा एक्सियल और सेम फोर्स अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे और सेम फील्ड अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो अब जब पास में आएंगे, जब ये टुवर्ड्स इधर आएगा मेटल के, तो इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन। सो वो इंटरैक्शन कितने टाइप का है, दैट इज 2 टाइप। क्या पहला क्या है, प्राइमरी इंटरैक्शन एंड दूसरा सेकेंडरी इंटरैक्शन। ओके, प्राइमरी इंटरैक्शन क्या है, प्राइमरी इंटरैक्शन इज अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। ये क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड। एंड सेकेंडरी इंटरैक्शन क्या है, सेकेंडरी इंटरैक्शन इज रिपल्सन एक्सपीरियंसेस बाय ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। It is repulsion experience by orbitals in presence of ligand field. In presence of ligand field, प्राइमरी इंटरेक्शन क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल और लिगेंड। जो पहले डिस्टेंस में थे, पहले दूर थे, पहले क्या होगा, पहला प्राइमरी इंटरेक्शन में वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे एंड सेकेंडरी इंटरेक्शन में क्या होगा, जब वो पास आएंगे रिपल्सन एक्सपीरियंस होगा बाय ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड। लिगेंड का फील्ड भी होगा, मेटल का फील्ड भी होगा, तो वो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। अब हम देखेंगे, पहले वो डिस्टेंस में था, अब अप्रोच कर रहा है, अप्रोच पहले करेगा, देन इंटरेक्शन होगा। आफ्टर द इंटरेक्शन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड, अब हम उसको देखेंगे। यानी कि जब उसे एक प्राइमरी इंटरेक्शन होने के बाद जब सेकेंडरी इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगा। सो क्या देखेंगे हम अभी, बिहेवियर, इस पे लिख देती हूँ,
behavior of orbital in presence of ligand field, that is secondary orbital interaction diagram. Okay, behavior of the orbital in presence of ligand field or secondary orbital interaction diagram. ओके, तो पहले क्या होगा, मैं इसको बहुत ध्यान से समझिए. दिस इज योर डी ऑर्बिटल. ओके, ये डी ऑर्बिटल किसका, मेटल का होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में होगा. जब इसमें क्या है, एनर्जी है वाई एक्सिस पे. सो जब ये फार फील्ड मीन्स जब ये बहुत डिस्टेंस में होगा लिगैंड, तब वो इंटरेक्ट कर, जब वो अप्रोच करेगा, अप्रोच करने के बाद उनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. ड्यू टू द अट्रैक्शन मेटल एंड लिगैंड विल अट्रैक्ट ईच अदर. जब वो अट्रैक्ट होगा तो ये थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. फार फील्ड अप्रोच होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया इन प्रेजेंस ऑफ फार फील्ड. ओके, यानी कि इंटरेक्शन हुआ. तो इस पे लिख दीजिए डी ऑर्बिटल गेट एक्साइटेड in presence of far field, in presence of far field due to the attraction. अब जब वो इंटरैक्ट करेगा मेटल के ऑर्बिटल्स एंड जो लिगैंड आएंगे, वो जब इंटरैक्ट करेंगे तो एक्सियल जो एक्सियल में है, आपका फेस सेंटर, लिगैंड फेस सेंटर से अप्रोच करेगा एंड आपका जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, वो दोनों एक्सियल ऑर्बिटल है जो वो फेस सेंटर से अप्रोच करेगा. एंड इसका भी ये देखिए, ये अगर फेस सेंटर हो, ये अगर एक्सियल हो, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे. तो ऑब्वियसली एक्सियल ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर. अगर एक्सियल ऑर्बिटल रिपेल करेगा तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ा हाई हो जाएगी. यानी कि आपका जो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी. एंड ये जो एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, वो थोड़ा डाउन, मतलब एक्स स्क्वायर एक्सियल से थोड़ा नीचे होगा. दैट ये कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ नियर फील्ड, यानी कि जब इंटरैक्शन होगा. ओके, ये क्या कब होगा, इन प्रेजेंस ऑफ नियर फील्ड, यानी कि सेकेंडरी इंटरैक्शन पे होगा. ओके, एंड ये जो एनर्जी, इन दोनों की जो एनर्जी बीच की जो, दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर. एंड ये क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, दिस इज हम इसको स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोलते हैं, दैट इज डेल नॉट. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल नॉट से. तो ये क्या, एंड ये जो तीनों को हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज कॉल्ड इजी. Okay, easy is axial orbital and T2 is non-axial orbital. Okay, and del naught क्या है, del naught is crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy, ये split हो रहा है, so it is called crystal field splitting energy. Okay, सो आपका एनर्जी ऑर्डर देखिए, एनर्जी ऑर्डर सबसे हाई किसका है, ये इसका है, उसके बाद इसका है, देन इसका है, देन इसका है. सो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा आपका, एनर्जी ऑर्डर पहले तो Eg का होगा सबसे हाईएस्ट, देन डी एक्साइटेड का, देन T2G का, देन आपका ग्राउंड स्टेट, डी ग्राउंड स्टेट. ओके,
T2G क्या है? ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट। अगर आपको T2G समझ नहीं आ रहा तो लिखिए ट्रिपली डीजेनरेट स्टेट। और इजी क्या है? डबली डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स इक्वल एनर्जी स्टेट। ओके, और ऑर्बिटल से यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्बिटल स्प्लिट हुआ इन 2:3 रेशियो। ऑर्बिटल स्प्लिटेड इनटू 2:3 रेशियो। और मैंने आपको बेरी सेंटर भी बोला था। बेरी, व्हाट इज बेरी सेंटर? बेरी सेंटर इज weighted average energy of two splitted states. Weighted average energy of two splitted state. Okay. It is weighted average energy. So आज हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे फिर p ऑर्बिटल क्या होगा, एंड देन हम देखेंगे सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन के बाद क्या होगा आपका। और अब तब हम देखेंगे आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग एनर्जी में रिलेशनशिप वो देखेंगे। ओके, सो आज हम यहीं पे रखते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपके डाउट भी क्लियर कर सकती हूँ। ओके।